गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के जो पार्ट है गैसेस स्टेट के बारे में। तो आज हम इसका जो पार्ट है द गैसियस स्टेट, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था द गैसियस स्टेट के लिए कि क्या होता है, इसमें कितने लॉज है हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम गैस की बात करते हैं तो मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, गैस की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहली बात है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वी लिव इन ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पर बहुत सारी गैसेस N2 है, O2 है, CO2 है, इन सबका एक मिक्सचर है। जहाँ पर हम लोग ट्रोपोस्फेयर में जहाँ रहते हैं वहाँ पर ये मिक्सचर है सब गैसेस का। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि गैसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये हम पहले 9th में भी पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम एक बार आपको फिर बता दें कि गैस की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो पहला पॉइंट अगर हम बात कर ले तो आ जाता है कि गैस हैव नो शेप। गैस का कोई शेप नहीं होता। गैस हैव नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंप्रेस करना किसी चीज को। तो गैस हैव मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आया? गैस हैव मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। गैस सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा गैस में कंप्रेसिबिलिटी होती है। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो आपका आता है कि नेक्स्ट आ गया पॉइंट आपका कि डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो गैस हैव लोएस्ट डेंसिटी। गैस हैव लोएस्ट डेंसिटी। कंपैरिजन किससे यहाँ पे कर रहे हैं हम? कंपैरिजन कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गैस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है गैसेस का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गैस का तो डिफ्यूजिबिलिटी, मतलब जो फैलना होता है, या हम इसको भी कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो गैस हैव मैक्सिमम डिफ्यूजिबिलिटी, हैव मैक्सिमम डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारे एक साथ सारे नहीं हैं, ये कुछ ही पॉइंट्स हैं जो हमारे कि ये गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा ये है। इसके बाद हमारे पास कुछ लॉज हैं। गैसेस जो कुछ लॉज को फॉलो करता है तो वो गैसेस के रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको हम पढ़ेंगे। उसको हम गैसियस लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम हटाने के बाद गैसियस लॉ को बता रहे हैं वो गैसियस लॉ कौन कौन से हैं। हमारे पास कुछ गैसियस लॉ हैं। गैसियस लॉज हैं। पहला है बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ, तीसरा है गै-लुसाक लॉज। उसके बाद फोर्थ है हमारा एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में। सबसे पहले अगर हम बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ होता है, पहला जो हमारा है बॉयल्स लॉ, ध्यान से समझिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। फिर से समझेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या हो गया, K अपॉन V। K इज अ कांस्टेंट। फिर अगर हम करते हैं तो PV इज इक्वल्स टू क्या हो गया, K, मतलब PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसको हम अभी एक यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो गया, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ पर अगर हम
आप दोबारा से समझेंगे इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी है कि डेफिनेशन क्या है बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ में आया। अगर हम आगे की बात करते हैं कि दूसरा लॉ चार्ल्स लॉ क्या है हमारा, तो चार्ल्स लॉ के लिए अगर हम देखें तो चार्ल्स लॉ जो हमारा है वो हमारा क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अब यहाँ पे हो गया प्रेशर कांस्टेंट हो गया, एट कांस्टेंट प्रेशर, अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो बी और टी के बीच में होगा रिलेशन, ये समझ लीजिए। प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर हम कर दें V अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया कांस्टेंट, समझ में आया। V अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया कांस्टेंट, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन दे दी, ठीक है। उसके बाद तीसरा लॉ है गे-लुसाक। गे-लुसाक क्या था, अब देखिए एक बार हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, एक बार हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, अब क्या कांस्टेंट अभी रह गया है, अगर आप यहाँ देखें तो अभी वॉल्यूम को कांस्टेंट रह गया था, तो हम क्या कर दें वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बात समझिएगा, इफ वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये क्या हो गया इज इक्वल्स टू P अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ये चीज, P अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया कांस्टेंट, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हमने क्या किया फोर्थ एवोगाड्रोस लॉ पे चले गए। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, जहां पर दोनों ही चीजें क्या हैं कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। बात समझिएगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट जब होते हैं तो वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हो गया V अपॉन N इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा ये चारों इक्वेशंस थी, और इसकी डेफिनेशन भी अगर हमें लिखनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ की कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्ड है गे-लुसाक के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लास्ट है एवोगाड्रोस लॉ के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो हमारे पास गैस है उसकी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे कुछ गैसियस लॉज थे, जो हमारे ये चार लॉज हैं वो हमारे गैसियस लॉज हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं कि अगर गैस हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो आप सिंपल ही है, यहाँ पे कुछ आपको नहीं करना है। अगर बॉयल्स लॉ की बात आ जाती है, 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस की बात आ जाती है, तो ऐसे कर सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू PV2, V2 इज इक्वल्स टू P3, V3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, कितने भी n टाइम कर सकते हैं उसको कांस्टेंट हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। V अपॉन टी कांस्टेंट है अगर, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू V3 अपॉन T3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बात समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं कि P अपॉन टी के लिए अगर हम बात करते हैं, तो इसमें भी सेम वही होगा, P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अपसॉन कांस्टेंट। सेम है V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू अपसॉन कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ रहे हैं, ये हमारा एक 2 या 2 से ज्यादा गैसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने जो इनको इक्वेशंस क्यों दिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, हम जितनी भी गैसेस को स्टडी करते हैं हम वो मान के चलते हैं वो सारी गैसेस आइडियल हैं, आइडियल गैस हैं वो सारी। तो यहाँ पर अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस का इक्वेशन जो है वो कैसे डिफाइन होती है हम बता रहे हैं आपको, या आप समझ गए, ये चारों लॉज हैं हमारे। अब इसी से हम आइडियल गैस इक्वेशंस का इक्वेशन निकालते हैं। कैसे निकलेगी आइडियल गैस इक्वेशन, देखेंगे यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
बहुत इजी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, बात समझिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। क्या आ रही है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ से देखेंगे। यहाँ पर अगर हम सबको एक ही उसमें कर दें, एक ही उसमें करने के मतलब है कि अगर हम v के ही रिस्पेक्ट में सब कर लें, v के रिस्पेक्ट में ही सब कर लें तो क्या आएगा, तो v के रिस्पेक्ट में कर ले अगर इसको तो क्या होगा, v इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p है ना, यही चीज है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, v इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और थर्ड इक्वेशन क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यही है ना तीनों, पहली दूसरी और तीसरी। तो इससे क्या आ गया, v n t/p, इन तीनों से मर्ज होकर के क्या आ गया, ये आ गया, समझ में आ रहा है, इन तीनों से मर्ज होकर ये आ गया। अब इसको हम इधर भेज दें तो pv nt आ गया, सिंपल है। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो आ गया pv r nt, मतलब pv इज इक्वल्स टू nRT। ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होती है, समझ में आ रही है, ये हमारी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, pv इज इक्वल्स टू nRT। फिर से समझेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, सबको हमने एक ही टर्म में कर दिया, वॉल्यूम के ही टर्म में सबको कर दिया। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये तीनों इक्वेशन हमने ले ली। अब क्या हो गया, इन तीनों इक्वेशन से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt/p, समझ में आ गया। फिर p को इधर भेज दिया, pv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nnt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन का एक कांस्टेंट लिया है r क्यों लाए, क्योंकि ये गैस कांस्टेंट माना जाता है, कहीं कहीं पे s भी यूज होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि s क्या है, तो वो r ही है आपका। तो pv इज इक्वल्स टू nRT, ये हमारा गैस इक्वेशन होगी, वेयर p इज अ प्रेशर ऑफ गैस, v is the volume of gas, n is the number of moles of gas, r is the gas constant, t is the temperature, ठीक है। तो सबसे समझना, p is the pressure, v is the volume of gas, n is the number of moles of gas, r is the gas constant and t is the temperature। ये चीजें हमारी आइडियल गैस इक्वेशन को डिफाइन करती हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारी है कि हम हर एक गैस को आइडियल मानते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। उसकी कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो जो हम आगे अभी पढ़ते हैं। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल को हम अभी देखते हैं। तो हम लोग आज हमने आपको बताया कि अभी हम इसके न्यूमेरिकल का देख रहे हैं। देखिए हमने न्यूमेरिकल लिख रखा है। पहला न्यूमेरिकल अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए क्या है न्यूमेरिकल, एट कॉन्स्टेंट, यहाँ पढ़ेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 100 ml ऑफ अ गैस हैज अ प्रेशर ऑफ 600 mm, समझ में आ रहा है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ, पहला क्या है, प्रेशर इज डबल एंड दूसरा है प्रेशर इज हाफ, समझिए। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 100 ml of a gas has a pressure of 600 mm. What will be the volume of the gas if pressure is double, second है pressure is half। अब क्या करना है यहाँ पर देखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर का कौन सा हमारा लॉ था, हमें याद आ जाएगा, बॉयल्स लॉ था। बॉयल्स लॉ क्या था, यहाँ पर दो गैसेज हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, समझ में आ रहा है, कांस्टेंट। सॉल्यूशन हम सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले क्या हमें गिवन है, सबसे पहले जैसे बता रहे हैं ऐसे ही न्यूमेरिकल लगेंगे। गिवन है कि वॉल्यूम V1 है 100 ml, P1 है 600 ml, समझ में आ गया। इतनी चीजें हमें लिख लेनी है या हम इसको, ठीक है। अब क्या है कि वॉल्यूम V2 हमें निकालना है, इतना हमें पता है। और क्या दिया गया, अगर एक पार्ट को पहला पार्ट हम सॉल्व करें ए, तो क्या दिया गया, प्रेशर इज डबल, मतलब अगर P1 का प्रेशर P है तो P2 क्या है 2P, समझ में आ रहा है। प्रेशर डबल हो गया तो P1 अगर P है तो P2 क्या हो गया 2P हो गया। और यहाँ पे P1 क्या था 600 ml, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 600 ml, समझ में आया आपको दोनों चीजें। अब क्या है क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला में लिख देना है सारी चीजें। P1 था, हम P रख दे रहे हैं, इजी होगा। V1 है 100 ml इज इक्वल्स टू, P2 है
2 इंटू पी और V2 है निकालना हमें। बहुत इजी हो गया, देखिए आपको ये V2 इज इक्वल्स टू, समझ में आया कितना इजी हो गया ये चीज़ आपको कि V2 क्या हो गया आपका 50 ml हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका पहले वाले का। अगर हम बी पार्ट की बात करते हैं, बी वाले में क्या है, बी वाले में है कि P1 तो P है पर P2 जो है वो P/2 है, मतलब हाफ है। समझ में आ रहा है ना, हाफ है। तो यहाँ पर हम यही रख दें फॉर्मूले में, तो क्या हो गया P इंटू 100 इज इक्वल्स टू P/2 इंटू V2। P से P गया, V2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 200। समझ में आया कितना इजी। लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप जरूर लिख दें कि गिवन क्या है और क्या फाइंड आउट करना, तो इजी न्यूमेरिकल हो जाता है। ठीक है, हमें P की वैल्यू देखिए, अगर आप रखेंगे तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगी, उसमें कोई बात वो नहीं है। तो हमने ये आपका ये जो था बॉयल्स लॉ पे था। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है 2 वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ द गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 4 लीटर। मतलब क्या गिवन है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं गिवन की, सॉल्यूशन हम जो कर रहे हैं तो क्या है गिवन हमारा यहाँ पर कि टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और V1 है 4 लीटर, T2 है 37 डिग्री सेल्सियस और V2 है निकालना हमें। ठीक है, और क्या दिखा गया कांस्टेंट प्रेशर। बात समझ में आ रही, कांस्टेंट प्रेशर। तो कौन सा यहाँ फॉर्मूला लगेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको हमें केल्विन में बदलना है। तो 27 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 300। और यहाँ पर इसको भी हमें दोनों को सेम ही यूनिट में रखना है हमेशा, कोई भी हो, हर न्यूमेरिकल में एक चीज याद रखिए, सबको यूनिट जो है सबकी वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला, तो इसको भी हमें केल्विन में ही बदलना है। 273 मतलब 310 केल्विन। समझ में आ गया, लीटर है इसको लीटर में ही रखने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट अप कर दें, V1 है 4 अपॉन T1 है 300, V2 है आपको निकालना और T2 है 310। समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें कि V2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 310 अपॉन 300। ठीक है, ईजी होगा इसको सॉल्व करना कैसे। ये आपका गया 2 2 जा 15 आ गया, 2 1 2 3 जा 6 अपॉन 15। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप सीधे कर सकते हैं डिवाइड के 15 4 जा क्या आ गया आपको 15 4 जा 60। ठीक है, तो 4.1 के आसपास इसका आंसर आएगा। अगर हम निकाल दें तो आ जाएगा 4.1 लीटर। इसके आगे और भी आप निकाल सकते हैं, तो 4.1 लीटर के आसपास में आ गया। 15 4 जा 60, पॉइंट आया 2 है, 15 1 जा 15, 5 बचेगा, तो शायद मेरे ख्याल से 15 5 आएगा, 4.15 आएगा, 4.15 लीटर। समझ में आया। तो ये जो हमारा था ये बॉयल्स लॉ पे डिपेंड था, ये जो हमारा था न्यूमेरिकल वो हमारा चॉइस लॉ पे डिपेंड था। ठीक है, इसके आगे का जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट टर्म पे स्टडी करेंगे।